तो पॉलिटी को पढ़ने के हिस्से जो है आपने बीच में से हमने पढ़ना शुरू किया था क्योंकि प्रेसिडेंट और वहां से शुरू किया था, तो हम लोग बिल्कुल आखिरी तक गए, इमरजेंसी प्रोविजंस और तमाम कमीशंस और उनकी बात हमने की, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात की। तो अब हम लौट के फिर से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। तो पॉलिटी को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं और उसका वेटेज भी निकालते हैं। तो जैसे हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बताया कि वो अलग से सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसके बारे में अलग से सवाल आते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में सवाल आते हैं और फंडामेंटल राइट्स और राइट्स इश्यूज। एक और आपने देखा होगा सिलेबस में उन्होंने लिखा कि अधिकार संबंधी मुद्दे, राइट्स इश्यूज। तो अधिकार संबंधी मुद्दों पे भी सवाल आते हैं। हाँ चलो, अधिकार संबंधी मुद्दे पे भी सवाल आता है। तो इस तरह से कई तरह के सेक्टर जो है पॉलिटी में बटे होते हैं। तो पॉलिटी से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है उसके सवाल भी होते हैं। 6 या 7 सवाल ऐसे होते हैं जो हम करंट अफेयर्स के फील्ड में काउंट करते हैं, लेकिन वो होते हैं पॉलिटी बेस्ड, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होंगे या कोई बिल है उससे जुड़े हुए बात है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था PRSindia.org। तो जो पेंडिंग बिल्स हैं, एक्ट बन रहे हैं, तो साल भर में 6 महीने में 3 महीने में क्या हुआ है उसका हर मंथ का जो है उनका आपको बिल की लिस्टिंग मिल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि संसद कई बार ये सब चीजें करती रहती है और कई बार जो संसद करती है या पॉलिटिकल पार्टी करती है वो जानबूझ के भी करती है। उसको पता है कि ये ठहरेगा नहीं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक्सपर्ट्स बता देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं और आप जो ये कानून बनाने जा रहे हैं, ये बिल जो आपने प्रस्तुत किया है ये गिर जाएगा। और अगर नहीं भी गिरा और आपने पास भी कर दिया और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया और एक्ट भी बन गया तो जुडिशियल रिव्यू में गिर जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने पिटीशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया तो फिर वो उसको स्टक डाउन कर देगा, तो वो कुल मिला के काम करेगा नहीं। तो ये मुद्दे होते हैं। परंतु जब वो बिल प्रस्तुत होता है, एक माहौल बनता है, पार्टी के फेवर में माहौल बनता है, फिर वो जो बिल एक्ट में बदल जाता है तो मीडिया में बहुत कुछ आता है। तो सरकार की मंशा समझ में आती है कि सरकार जो है इस प्रकार का बिल लाना चाहती है या इस प्रकार का काम करना चाहती है। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर के एक एग्जाम्पल देखें तो इंदिरा साहनी केस के वहां जाते हैं 16 नवंबर 1992 को। तो वो जो समय था 1989 में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे राम मंदिर के और पूजा पाठ शुरू करवाया था। तो उससे बीजेपी को लगा कि हमारी सीट तो 2-3 है और अगर हिंदू धर्म वाला जो मुद्दा है अगर कांग्रेस ने हासिल कर लिया तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कांग्रेस के पास ये मुद्दा न जाए इसलिए उन्होंने राम रथ यात्रा शुरू की। तो उस समय के जो न्यूज़पेपर थे वो 2 चीजों से भरे पड़े रहते थे, मंडल और कमंडल की राजनीति। उस समय की राजनीति कहलाती थी मंडल और कमंडल की राजनीति। और उत्तर प्रदेश और बिहार जो थे वो उसके मुख्य केंद्र थे, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्योंकि मंडल जो थे वो उत्तर प्रदेश के 2 महीने तक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे और पिछड़ा वर्ग आयोग के दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था, पहला काका कालेलकर वाला था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना वो मंडल कमीशन कहलाता था। मंडल कमीशन जब बनाया था 79 में, उस समय में भी एकदम सरकारें गिरती रही। तत्काल सरकार गिर गई, फिर इंदिरा गांधी आ गई तो उसने मंडल कमीशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब वीपी सिंह की सरकार आई 89 में और उसके बाद तुरंत चंद्रशेखर की सरकार आई तो तुरंत जो है कोएलिशन गवर्नमेंट थी तो सारी गिरती गई और वो बात ठीक से बन नहीं पाई। लेकिन
उस समय में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के आधार पर 27% रिजर्वेशन दे रखा था। 27% रिजर्वेशन दिया, 15% ऑलरेडी एससी को दिया जा चुका था रिजर्वेशन, और 7.5% रिजर्वेशन जो है वो एसटी को था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ऐसा करके 22.5% रिजर्वेशन तो है ऑलरेडी उसमें था। बट 27% रिजर्वेशन और आया तो ये हो गया 49.5% रिजर्वेशन। तो उस समय में बहुत मुद्दा बना और जबरदस्त हंगामा था पूरे देश में। पूरे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन था, मंदिर आंदोलन पैरेलल में चल रहा था। एक तरफ मंडल आंदोलन था, एक तरफ कमंडल आंदोलन बोलते थे। तो मंडल और कमंडल की राजनीति उस समय में कही जाती थी। न्यूज़पेपर वाले यही वर्ड यूज करते थे। टेलीविजन चैनल तो इतने थे नहीं, जी टीवी आया था, जी न्यूज होता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लोगों के पास दूरदर्शन ही हुआ करता था और आकाशवाणी था और समाचार के दूसरे प्रिंट मीडिया के माध्यम थे। तो ऐसा पेड न्यूज जैसा और ऐसा कोई माहौल जो है उस समय का नहीं था। लेकिन ये बात मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि ये बात पक्की थी कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में टांग अड़ाएगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी नहीं होगी। राजनीति चाहे जो करना चाहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कानून के हिसाब से काम करेगा, संविधान के हिसाब से काम करेगा। तो उसने उस समय में किया भी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी गैस का जजमेंट दिया 16 नवंबर 1992 को। बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट थी और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 बातें बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। उन्होंने कहा कि एक तो रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं होगा, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है 27% ओबीसी को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 वर्ड्स हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड। एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं यूज किया गया। तो एजुकेशनल, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है। अभी हम आरक्षण वाले मुद्दे में नहीं जा रहे, रिजर्वेशन वाले मुद्दे में नहीं जा रहे। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और उस मुद्दे में जो जिस वर्ग का होता है वो उसी वर्ग का पक्ष रखता है। अगर कोई नॉन रिजर्व कैटेगरी से होता है तो उसका यही कहना रहता है कि रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी वाला होता है वो फायदे गिनाता है कि इसके क्या फायदे हैं और ये क्यों होना चाहिए। तो ये कभी भी ऐसा विषय नहीं रहा कि कोई समझदारी से बात करे या बीच का मध्यम मार्ग वाली बात करे या दूसरे का फेवर भी करे, करते नहीं, जबकि होना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक सोशल कैपिटल होती है, कल्चरल कैपिटल होती है, लेकिन कोई व्यक्ति 90% मार्क्स ला करके जब बाहर हो जाता है और कोई 60% या 70% पे अंदर हो जाता है, तो फिर उनको लगता है कि 90% लाने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम तो बाहर हैं। तो उसके सामने कोई तर्क लगता नहीं है, उसके सामने कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं होता कि इनकी सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल ज्यादा थी और उसकी कल्चरल कैपिटल बहुत कम थी। इस प्रकार की चीजें नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब विवाद उस समय में आए और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही कि ये जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, संविधान के तहत ही दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से जुड़ गया, प्रेसिडेंस के माध्यम से, कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। और ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है इसमें भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होगा। ओबीसी में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होगा।
यानी कि रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है उसमें जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, ज्यादा कमाई, जिनकी इनकम ज्यादा है, उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी चीज है कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में 338 में SC/ST कमीशन की व्यवस्था थी, तो बाद में वो 338A में ST कमीशन बना और 338 में SC कमीशन ऑलरेडी था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक परमानेंट ऐसी बॉडी बनाई है, ऐसा कोई कमीशन बनाई है जो स्टडी करेगा कि कितनी कास्ट, क्योंकि आप देखोगे कि संविधान में एक और चीज दी हुई है, रिजर्वेशन जब भी दिया जाएगा एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो नाम लिखा है, जहां जहां पर एजुकेशनली से सोशली बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, वहां एक चीज और दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, है ना, उस प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब जाकर के उसको रिजर्वेशन देना है। तो ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये कौन तय करेगा? तो उन्होंने कहा इसके लिए एक बॉडी बनाई है, तो फिर कमीशन बनाएंगे, तो उसको बैकवर्ड कमीशन कहा गया, पिछड़ा वर्ग कमीशन। और वो जो कमीशन था वो तय करेगा कि कौन कौन सी ओबीसी कास्ट होंगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन से होंगे, कास्ट कौन सी होंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन होगा, कौन कौन सी कास्ट होगी, और क्या क्या उसका क्राइटेरिया होगा। और आपने देखा कि मोदी सरकार ने उसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। कौन सा अमेंडमेंट है? जीरो 3, जिसमें EWS का प्रावधान भी, और साथ साथ ओबीसी कमीशन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हो जाएगा 338B, वो 338B हो गया। अब 338B हो गया, 3-4 संशोधन है वो हम बात करेंगे अभी। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया। वो किसके रिकमेंडेशन पे आया था? इंदिरा साहनी केस के जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की निकल करके आई थी, उसके आधार पे आया था। तो एक तो शॉर्ट नोट बना लीजिएगा अच्छे से, इंदिरा साहनी केस 1992 का क्या है, बहुत रिमार्केबल डिसीजन है, जिसके तहत ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब PV नरसिम्हा राव की सरकार बनी, कांग्रेस की कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, 91 में इलेक्शन हुए, राजीव गांधी का असैसिनेशन आप जानते हो श्रीपेरुम्बदूर में, और इधर फिर कांग्रेस की कोएलिशन गवर्नमेंट जब बनी, PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। तो PV नरसिम्हा राव की सरकार सबसे पहले EWS लेके आई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 10% रिजर्वेशन हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देना चाहते हैं। पर यहां PV नरसिम्हा राव की सरकार केवल एक इनेक्टमेंट लेजिस्लेशन लेके आ गई और केवल कानून बना दिया EWS को 10% रिजर्वेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जैसी कोई चीज संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दी हुई नहीं है, तो ये वाला सस्टेन ही नहीं करेगा, तो स्ट्राइक डाउन हो गया। फिर मोदी सरकार अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2019 में ये संशोधन करके 103वां और लेके आई EWS का रिजर्वेशन। लेकिन यहां मोदी सरकार ने 2 काम किए, केवल रिजर्वेशन के लिए लेजिस्लेशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने 16(6) जोड़ा, 16(6) अनुच्छेद 16 में 6वां सेगमेंट जोड़ा, और उसमें कहा कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हिसाब से, यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। पहले क्या था? एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड। अब उन्होंने कहा कि जो रिजर्व क्लास में नहीं आते, अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा रहे, ऐसी क्लासेस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो अभी तक रिजर्व क्लासेस नहीं थी
अनरिजर्व्ड क्लास थी, उसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए प्रावधान बनाए जा सकते हैं। तो 16(6) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर तो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंट्रोडक्शन हो गया। बट सुप्रीम कोर्ट के पास ढेरों याचिकाएं पेंडिंग है पिछले 3 सालों से, जिसमें यह विचार करना है कि ऐसा संशोधन भी कर सकते हैं क्या। बात समझ में आई ना। पहले का खारिज क्या हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसलिए इसको पीवी नरसिम्हा राव के समय उन्होंने कहा अच्छा हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर देते हैं और रिजर्वेशन भी दे देते हैं, दोनों चीज कर देते हैं, क्योंकि जो गलती उन्होंने की थी। तो इसलिए मैं ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मंडल कमीशन के टाइम पे जो सवर्ण वर्ग था वो बहुत नाराज था कि आपने ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया, SC/ST को ऑलरेडी है, और ये क्या चला रखा, और क्या हमारे बच्चों का क्या, हम लोगों में भी तो गरीब हैं। तो ये जब झगड़ा था तो उस वर्ग को, और उधर बीजेपी जो है वो राम रथ यात्रा निकाल करके, और वो सब बाबरी मस्जिद भी गिर चुकी थी, और ये सब ऐसा वो तो खैर बाद में हुआ 6 दिसंबर को, लेकिन उसके पहले इंदिरा साहनी वाला और ये सब हो गया। तो ये जो रिजर्वेशन का मसला है, पीवी नरसिम्हा राव इसमें लुभाना चाहते थे, कांग्रेस भी सवर्ण वर्ग को अपनी तरफ करना चाहती थी, लेकिन इसमें राजनीति हो गई। आपने किया भी नहीं उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम था, आपके एक्सपर्ट तो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट करने नहीं देगा, लेकिन आपने प्रयास किया। उससे ऐसा महसूस होता है कि आप सवर्णों को लुभाना चाहते थे। बीजेपी ने भी यही किया, लेकिन बीजेपी ने साथ में संशोधन भी किया, संविधान संशोधन भी किया, तो ये काम वो भी कर सकते थे, पीवी नरसिम्हा राव भी कर सकते थे। लेकिन मैं यही उदाहरण दे रहा था कि समय समय पर इस प्रकार के कानून बना करके, बिल प्रस्तुत करके बहुत सारा माहौल बनाया जाता है। तो कभी कभी 5 या 6 सवाल जो है ना, इन बिल से और इन एक्ट से और इनसे आते हैं, यहां से सवाल आते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के हिस्से के सवाल हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का। कुछ बात समझ में आई ना। तो इस उदाहरण से तो आज आपने 3-4 चीजें सीख ली। EWS रिजर्वेशन, 103 अमेंडमेंट, तो आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाने चाहिए। 103 अमेंडमेंट, इंदिरा साहनी केस, आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो अवसर की समानता इक्वालिटी है, तो फिर ये क्या कर रहे हो आप, तो रिजर्वेशन दे रहे हो, तो इक्वालिटी कहां बची, बराबरी। कई लोग बोलते हैं बराबरी कहां है, ये तो आप भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों किसी को प्रायोरिटी दे रहे हो आप, तो इक्वालिटी कहां है। तो उन्होंने कहा ये भी इक्वालिटी का ही पार्ट है, किसी कमजोर की मदद करना। कोई अगर, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सब इक्वल है, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया कि ये मंदिर का प्रसाद है और इतने लड्डू हैं और इतने लोग हैं, तो सबके पास एक एक लड्डू पहुंचना चाहिए, ऐसा बोल देने मात्र से नहीं होगा, उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि सबके पास एक ही पहुंचना चाहिए। तो जिसके पास बिल्कुल नहीं पहुंच सकता उसके पास भी एक पहुंचना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। इक्वालिटी का मतलब ये है ना, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है। राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब, समानता के अधिकार का मतलब क्या है। समानता का मतलब ये नहीं है कि समान बोल दिया जाए कि सब कुछ समान है, समान होने देने के लिए भी तो व्यवस्था करनी है। वो व्यवस्था रिजर्वेशन, उसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, सकारात्मक कदम है ना वो, एक तरह का, ठीक है। वो क्या है, सकारात्मक कदम है। तो जो व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा हुआ है दूर, तो जब लड्डू का बंटवारा होगा तो हो सकता है कोई व्यक्ति 2 बार हाथ खड़ा कर दे, एक हाथ में लड्डू लेके दूसरा हाथ आगे कर देते ना प्रसाद लेने के लिए, तो 2 बार प्रसाद ले लेता है, तो फिर वो जो गिना हुआ जो है वो तो उतना ही है, तो फिर वो वंचित हो जाएगा ना।
तो एक व्यक्ति को अलग बर्तन में दिया जाए और ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, किसी कुर्सी पे बैठे हैं या विकलांग हैं या व्हील चेयर पे बैठे हैं किसी कारण से, शारीरिक अशक्तता के कारण से, तो ऐसे लोगों को वहां जाकर के भी दिया जाएगा। आप कहोगे हमारी तो लाइन लगी थी, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, आप उसको वहां जाकर के दे रहे हो। तो ये भेदभाव नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो प्राप्त नहीं कर सकता उसको आगे रह करके दिया जाता है, ठीक है। ये मूल भावना है उसकी, संविधान की मूल भावनाओं के साथ आता है और खास करके बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज भी है। और ये प्रीएम्बल में भी ये भावना आती है। और हमारे संविधान निर्माता जो भी थे, हमारे फाउंडर मदर्स एंड फादर्स, वो सारे भी यही सोचते थे। बार बार ये सोचना पड़ता है कि फाउंडर मदर फादर्स क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, वो क्या सोचते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उनकी उम्मीद क्या थी, फ्रीडम स्ट्रगल जो लोग लड़ रहे थे वो क्या सोचते थे, वो कैसा भारत चाहते थे, कैसा कानून चाहते थे। क्योंकि ये बनाया तो उन्होंने ही, तो फिर उनके नाम से हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी सोच भी तो समझ में आनी चाहिए। तो उनकी सोच ये थी, वो अनेक भाषणों में बताते हैं, अनेक जगह पर किताब लिखते हैं, तो आपको वो किताबें, इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान वो सारी किताबें पढ़ना चाहिए। या विपिन चंद्रा पढ़ने के लिए कहते हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि उसको नहीं समझेंगे तो फिर पॉलिटी को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो लोग क्या सोचते थे वो निकाल के लाना पड़ेगा यार, ठीक है ना। तो इसलिए तमाम प्रकार के जो बिल हैं, जैसे प्रिवेसी की बात आती है, तो प्रिवेसी की बात आती है, तो प्रिवेसी कितनी होनी चाहिए, निजता कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बिल है। अभी उन्होंने काफी माथापच्ची के बाद वो बिल वापस ले लिया। उन्होंने कहा इसमें बहुत संशोधन करना पड़ेंगे और संशोधन करके हम जो है वो लेके आएंगे। तो एक एक बिल को पढ़िए आप लोग जाकर के, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। मैं चाहता हूं कि पहले पॉलिटी का करंट अफेयर्स आप तैयार करें। तो यहां पर भी वही चीज है कि आखिर निजता का उद्देश्य क्या है। आपके यहाँ जो माता पिता संपत्ति छोड़ के जाते हैं, फिर बंटवारा होता है, और अगर पिता जिंदा है तो उनसे पूछा जाता है कि आप किसे कितना वसीयत लिखिए या आप किसे कितना देना चाहते हैं, आप बताइए। वकील आके पूछता है। अगर वो व्हील चेयर पे चले जाते हैं या बोलने में असमर्थ होते हैं तो उनके जीवित रहते हैं, उनको दिखाया जाता है और उनको फिर भी सुनाते हैं लोग कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ये फैसला किया। पर वो चले जाते हैं, मान लीजिए वो दुनिया में नहीं है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि वो क्या सोचते थे, आखिर वो कैसा बंटवारा करना चाहते थे, उनकी उम्मीद क्या थी। क्योंकि संपत्ति तो उन्होंने ही कमाई है, उन्होंने ही छोड़ी है, तो फिर उनकी इच्छा से ही बंटवारा हो। ये बात अलग है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते और अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमेशा फोरफादर्स की जो इच्छा है उसका ख्याल रखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ते समय ये बात जरूर ध्यान रखिए कि हम हमारे जो पूर्वज हैं, खास करके संविधान सभा के जो सदस्य थे उस समय, वो लोग क्या सोचते थे। तुम्हारी संविधान सभा, इसलिए संविधान सीरियल देखिए, वो 10 पार्ट, उसमें वो बहस मिलेगी कि वो किसी मुद्दे पे क्या सोचते थे। वो और कट्टर संविधान भी बना सकते थे, एक तरफा संविधान भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस प्रकार का संविधान बनाया क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। तब अब मेंस के आंसर सारे के सारे उसी हिसाब से बनेंगे। हाँ, एक पक्ष आप लिख सकते हो छोटा सा, जैसे 200 शब्द हैं, 250 शब्द हैं, तो 30-40 शब्द आप अपने मर्जी से या कोई दूसरा पक्ष भी आप रख सकते हो। लेकिन 250 में 150 शब्द जो है वो संविधान निर्माताओं के हिसाब से ही होंगे। बात समझ में आई ना। आप कहोगे नहीं दूसरा विचार तो हम बिल्कुल भी नहीं रखे, नहीं ऐसा नहीं है, रख सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से।
क्वेश्चन में अगर डिमांड है तो आप रख सकते हैं, लेकिन 150 शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के नाम से ही रहेंगे। इसलिए एक बार संविधान सीरियल जरूर देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई सरकार ऐसी आती है और इस टाइप से अगर वो बदल देती है, सक्षम है, मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन अगर वो करती है तो बात अलग हो जाएगी, फिर बात अलग हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ब्यूरोक्रेसी से जुड़े रहेंगे और सरकार के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ साथ भारत देश हमारा और कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम संविधान के प्रति समर्पित हैं। इसलिए आपका पर्सनल व्यू जो भी हो, हमारे आंसर जो होते हैं वो इंडियन नेस वाले होने चाहिए, उसमें इंडियन नेस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए, संवैधानिक होने चाहिए। हमारा पर्सनल मत अलग हो सकता है, लेकिन वो लिखने में नहीं कर सकता, उसको हम लिख नहीं पाएंगे। आप चाहे बहस कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, टीचर से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में तो नहीं लिख सकते। परीक्षा में तो आप चाहे कितने भी कट्टर हों, किसी भी विचारधारा के हों, आपको लिखना वही पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए अपनी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल बना के रखिए, संवैधानिक भाषा बना के रखिए, ठीक है। जिम्मेदार पद पे पहुंच के मोदी जी चाहे आरएसएस से आते हो, लेकिन आरएसएस की बात रख ही नहीं पाते हो, कांग्रेस ही हो जाते हैं पूरे के पूरे। इसलिए वर्तमान बीजेपी सरकार को देखोगे तो पूरी कांग्रेस है, बस उसमें गांधी परिवार नहीं है, क्योंकि लोग भी कांग्रेस के आ गए पार्टी छोड़ के लोग भी आ गए, विचारधारा भी जो की त्यों है, ढांचा काम करने का तरीका भी वही है, शैली भी वही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी यदि सत्ता में कांग्रेस को देखना चाहता है तो अभी निराश होगा। सिर्फ गांधी परिवार को जो सत्ता में देखना चाहता है वो निराश हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहता था वो तो है सत्ता में। विचारधारा के तौर पे जो कांग्रेस सत्ता में थी वो कांग्रेस अभी है, ठीक है। बस ये होता था कि पहले कांग्रेस सरकार में थी तो राजीव गांधी की जयंती होती थी या उनकी पुण्यतिथि होती थी, तो उस दिन थोड़ा सा पोस्टर बड़ा होता था या न्यूज़पेपर में विज्ञापन बड़ा होता था। ऐसे ही नेहरू के मुद्दे पे भी ज्यादा बड़ा होता था। अब होता है कि अब सावरकर वाले पे भी पोस्टर आ जाता है, अब नेहरू वाले पे तो नहीं आता, लेकिन गांधी वाले पे तो अभी भी आता है। इंदिरा गांधी की भी तारीफ कभी कभी हो जाती है। तो अब बस इतना मामूली सा अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर। बाकी योजनाएं तो लगभग वो है। अच्छा, अडानी अंबानी अभी तैयार हो गए, कुछ लोगों का आरोप है कि अडानी अंबानी तैयार हो गए, लेकिन पहले भी तो बहुत सारे लोग तैयार हुए। अडानी ने पहला बिजनेस तो कांग्रेस के उसमें ही किया, शुरुआत तो उसने बिजनेसमैन बनने की तो कांग्रेस के उसमें ही की। एकदम से राइज, कोई अगर वो 200वें नंबर पे था और आप कह रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे आ गया, लेकिन 200 नंबर पे भी कैसे पहुंचा? वो तो कांग्रेस के समय में ही पहुंचा ना, उसमें तो मोदी ने नहीं पहुंचाया। तो जीरो से 200 नंबर पे आना मतलब वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। भारत के टॉप 200 में पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, पर वो भी तो कांग्रेस नहीं पहुंचाया। तो कोई भी व्यक्ति, अंबानी तो पूरे के पूरे कांग्रेस के समय में ही तैयार हुए, धीरू भाई अंबानी और उनका पूरा साम्राज्य। तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट है और समाजवादी दृष्टिकोण वाली सरकार है, ऐसा नहीं है। वो भी कैपिटलिस्ट है, वो भी दक्षिणपंथी सरकार है, वो वामपंथी सरकार नहीं है। अब हम बोलते हैं कि ये दूर दक्षिणपंथी है, मतलब फार राइट और फार लेफ्ट बोल देते हैं हम लोग, या यूं कहते हैं कि अल्ट्रा राइटिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट बोल देते हैं। तो ये अल्ट्रा राइटिस्ट हैं, लेकिन राइटिस्ट तो इन कांग्रेस भी है, यानी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं ना। वो राइटिस्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलना। घड़ी की दिशा में चलने का मतलब यह है कि अगर कुछ योजनाएं ऐसी बनी हैं, कुछ लोग अगर अमीर बने हैं, कुछ लोगों ने अगर उद्योग लगाए हैं, तो आपकी सरकार आएगी तो आप उन्हें नष्ट नहीं करोगे, उसे आगे बढ़ने दो।
यानी 4 बज गई तो 5 ही बजेगी, 3 नहीं बजेगी। 4 बजने के बाद फिर से 3 नहीं बजेगी, 4 बजने के बाद 5 बजेगी, इसको बोलेंगे। तो कांग्रेस भी घड़ी की दिशा में जाती है। इसलिए किसी राज्य में जब कांग्रेस की सरकार होती है और अचानक बीजेपी की सरकार आती है तो वो क्या करती है, कांग्रेस की योजनाओं को आगे बढ़ाती है। बीजेपी की सरकार के बाद में फिर कांग्रेस की आती है तो वो बीजेपी की योजनाओं को आगे बढ़ाती है। किसी योजना को खत्म कहां करता है, कोई भी नहीं करता। अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजनाएं थी वो मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाई। मनमोहन सिंह की जो योजना है वो मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणपंथी, राइटिस्ट। तो हैं तो सारे के सारे राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट होते हैं वो पूरा उलट देते हैं, हम ये नहीं मानेंगे, आपने अमेरिका से ये समझौता कर दिया, हम उसे रद्द करते हैं। आपने ऊर्जा के इन संसाधनों की स्थापना की, हम दूसरा करेंगे। आपने ये वाला किया, हम नया करेंगे। वो सबको रद्द करते हैं, मना करते हैं, विरोध करते हैं। इसलिए देखोगे आप कि जैसे रविश कुमार से कुछ लोग चिढ़ते हैं या कुछ चैनल्स वालों से चिढ़ते हैं, तो वो इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि सरकार कितना भी अच्छा कुछ भी कर ले वो तो विरोध करेंगे। मतलब विरोध ही करना है, विरोध के लिए ही है। तो आप आश्चर्य करोगे कि क्या ये विरोध अभी हो रहा है? नहीं, वो शीला दीक्षित जब दिल्ली में थी कांग्रेस की मुख्यमंत्री, उसका भी यही था, यही विरोध होता था, सेम था। दरअसल उसका एग्जिस्टेंस ही इसी पे है, क्या? विरोध। मतलब आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। तारीफ वो करते ही नहीं है। वैसे पत्रकारिता का मतलब भी यही होता है, तारीफ नहीं करना होता है। पत्रकारिता वाले इसीलिए होते हैं। लेकिन मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि आप अपने घर पे कोई मजदूर लेके आओगे और उस मजदूर को अगर उसकी तारीफ करते रहोगे कि तुम तो बहुत बढ़िया काम करते हो और तुम तो ये हो और आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, तो फिर वो काम कब करेगा और वो काम अच्छा नहीं करेगा। लेकिन कोई मजदूर बहुत अच्छा काम करता है, आपका चपरासी है या बहुत अच्छा काम करता है, और मान लीजिए उसको आप बार बार टॉर्चर करते रहो कि तुम बिल्कुल ठीक काम नहीं करते, तुम बदमाश हो, कामचोर हो और ठीक से काम करो, जबकि वो ठीक काम कर रहा है, तो फिर ऐसे में फिर दिक्कत भी आ सकती ना। कोई वो सीरियल किलर की तरह हुआ तो गर्दन मरोड़ के चला जाएगा कि मतलब और कितना अच्छा करके बताया तुमको, अच्छा कर तो रहा तो इसके दोनों पहलू है, दोनों पहलू है कि आप जो मजदूर जो पकड़ के लाए हैं उसकी न तो ज्यादा तारीफ करनी है और ना ही ज्यादा विरोध करना है, क्योंकि उसको काम भी तो करने दो भाई। तुम बार बार खड़े हो जाओ, कहोगे तुमसे ये भी नहीं हो पाया, तुम ये भी नहीं ठीक से नहीं कर रहे हो, पहले भी तुमने खराब कर दिया, तब ये भी खराब करोगे ही, मतलब ऐसा भी नहीं होता ना। तो ये जो तमाम मैंने थोड़ा सा ये वाली दुविधा भी आपकी निकाल दी कि एनडीवी टीवी खरीद लिया तो यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे सत्ताएं अपनी जगह चलती, ब्यूरोक्रेट की तरह सोचना सीख रहे हैं ना, थोड़ा सा इस टाइप से सोचना सीखिए। एकदम आप नहीं डूब सकते। आप रविश कुमार के फैन फॉलोअर हो जाओ या आप किसी टीवी चैनल के वो हो जाओ कि मोदी जी की बहुत तारीफ करता है, एक मोदी जी की बहुत टांग खींचता है तो आप उसके फैन हो जाओ। आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो कुछ लोगों का तो क्या है कि प्रॉब्लम ही है, वो करेंगे ही, ये उसका काम है, ये उसका स्टाइल है, ये उसके मालिक ने जो उसको बोल रखा है या उसकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए आपको उसके झंझट में नहीं पड़ना। इसलिए मैं कह रहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बने रहो, आप बीच के बने रहो। आपका आंसर जो है वो मीडिया से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मीडिया का रोल भी आप, मीडिया ही तो करता है हमको भ्रमित, वो इधर उधर करता है, तो हमको उस हिसाब से नहीं होना, वोटर के हिसाब से भी नहीं होना। वोटर भी एक साधारण व्यक्ति है और वोटर का भी ब्रेन वॉश हो सकता है, या वोटर भी इस हिसाब से अपना मत इधर उधर कर सकता है। हमको उस तरह से नहीं होना, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बने रहना। क्योंकि वोटर की तो खुद की भावनाएं होती कई मामलों में। जो जीएसटी के कारण जिसका धंधा बर्बाद हो गया वो जीएसटी का विरोधी होगा। रिजर्वेशन के वजह से अगर किसी व्यक्ति के बच्चे की नौकरी नहीं लगी, उसको लगेगा कि मेरे बच्चे का 75% था और हमारे पड़ोस में एक 60 वाला था, उसकी नौकरी लग गई, तो वो जीवन भर रिजर्वेशन के खिलाफ रहेगा। ठीक है, और जो 60 वाला है वो रिजर्वेशन के फेवर में रहेगा कि मेरा 60 पे भी लग गया।
इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है, तो वो हमेशा फेवर करेगा, वो कभी विरोध नहीं कर पाएगा। तो इन सब झंझटों में वोटर का तो अपने बहुत सारे खुद के पूर्वाग्रह होते हैं, उसने खुद ने जो झेला है, उसने जो अनुभव किया है, उसकी बात होती है। मीडिया का प्रभाव भी मैंने बता दिया कितना होना चाहिए, क्योंकि मीडिया खुद ही प्रभावित है और उसका खुद का अपना कुछ एजेंडा है, उसकी समस्या है, वो क्या कर रहा है, हमको उससे भी नहीं मतलब है। तो फिर हमको मतलब किससे, हम लिखेंगे कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी देखना है कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, उसके क्लॉज को देखो, उसमें क्लॉज क्या है, उसके क्लॉज को देखो। इसलिए जब हम बात शुरू कर रहे हैं तो उसकी फिर मूल भावना, तो 3-4 चीजें हैं कि उसके क्लॉज को कैसे समझे। तो पहली चीज तो ये है कि स्वतंत्रता संघर्ष को बहुत अच्छे से पढ़ें, विपिन चंद्रा की किताब बहुत अच्छे पढ़ें, तो उससे आपको स्वतंत्रता संघर्ष समझ में आएगा कि हमारा स्वतंत्रता फ्रीडम स्ट्रगल कैसा था और हमारे फ्रीडम फाइटर क्या सोचते थे, भगत सिंह क्या सोचते थे, क्रांतिकारी क्या सोचते थे, कांग्रेस उस समय की क्या सोचती थी। उस समय की कांग्रेस मतलब भी उस वाली कांग्रेस से नफरत नहीं करना, ध्यान रखना। अगर आपको राहुल गांधी पसंद नहीं है, सोनिया गांधी पसंद नहीं है, तो आप अभी की कांग्रेस से नफरत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उससे नहीं करना। और नफरत करने से भी कुछ होगा नहीं, मैंने अभी बताया कि ये झमेला है, फालतू है, इसके लफड़े में पड़े ही नहीं। नफरत और प्यार के चक्कर में न पड़े, ये दोनों ही बेकार है। राग और द्वेष दोनों ही नहीं रखना है। गीता पढ़ो गीता बताती है कि ज्यादा झंझट नहीं रखो। राग और द्वेष दुख का कारण है, ठीक है, तो बंधन से मुक्त हो जाओ, ये बंधन है। राग और द्वेष, किसी से भी प्रेम रखना और किसी से भी नफरत रखना, ये जो है ये बंधन है। और ज्ञान जो होता है, इससे सा विद्या विमुक्त, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटेशन है ना, वो है, उसका मोनो है, उस पर लिखा है, ध्येय वाक्य बोलते हैं उसको, लोगों पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सा विद्या विमुक्त, ये यानी कि विद्या सब प्रकार से मुक्त करती है। और ज्ञान जो होता है वो, अज्ञान जो होता है वो बंधन का कारण है, उससे मोक्ष नहीं मिल पाता। तो हमारा अध्यात्म भी कहता है कि अज्ञान की वजह से, और उपनिषद जो है वो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, गीता जो है वो ज्ञान की स्रोत है, ठीक है। इसलिए बंधन से मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो अज्ञान को हटाओ और ज्ञान को धारण करो। तो कौन सा ज्ञान? कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज संवैधानिक ज्ञान। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है संवैधानिक ज्ञान। तो फिर वो झंझट ही नहीं रहेगा, नफरत करने का और प्रेम रखने का कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसके पहले कुछ बेसिक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को समझ लीजिएगा। तो पहला सिद्धांत जो है वो तो है कि फ्रीडम स्ट्रगल और उसकी भावना, और हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो क्या सोचते थे, उनकी थिंकिंग क्या थे, एक चीज। दूसरी चीज आएगी हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल के लिए नाना पालकी वाला ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड है एक तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ये किसी भी संविधान के लिए प्रियम्बल जो होती है वो आइडेंटिटी कार्ड होती है, उससे पहचान होती है उसकी कि आखिर संविधान कैसा है, वो केवल प्रियम्बल से पता चल जाता है। इसका मतलब प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे डिसीजंस में, अपनी प्रैक्टिस में कुछ संविधान के सिद्धांतों को विकसित किया है। उन सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ संवैधानिक सिद्धांत हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद बताया था ना, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में क्या बताया था कि लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड या सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो ये फंडामेंटल लॉ है। और अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है, सुप्रीम लॉ है, तो फिर यही सर्वोच्च होना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई नहीं होगा।
इसी को बोलते हैं संविधानवाद। तो फिर सरकार इसके नीचे रहेगी, लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधानवाद का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। मोदी जी का नारा था, वो यही है कि गवर्नमेंट कम से कम रखनी है, गवर्नेंस ज्यादा रखनी है, सेवाएं ज्यादा करनी है। गवर्नेंस, easy access of essential services, that is called governance. Easy access of essential services, आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच, जनता की आसान पहुंच, with the help of bureaucracy, compliance, implementation, execution of policies। ठीक है, तो ये बेस्ट होना चाहिए, इसको कहेंगे गवर्नेंस। आप और हम सब गवर्नेंस का हिस्सा बनेंगे, है ना। आप बनेंगे, चूंकि आप आईएएस अधिकारी बनेंगे या कोई भी अधिकारी बनेंगे, तो हम लोग क्या बनेंगे, गवर्नेंस का हिस्सा बनेंगे। गवर्नमेंट का भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, गवर्नेंस, गवर्नेंस को मजबूत करना। गवर्नमेंट को मजबूत तो पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो वो काम तो उसका है, गवर्नमेंट को तो वो मजबूत करते हैं। कि गवर्नमेंट चुन करके जो आती है पॉलिटिकल पार्टी, उसकी गवर्नमेंट होती है। और फिर दो प्रकार की गवर्नमेंट है, एक परमानेंट वाले मेंबर्स हैं और एक टेम्परेरी हैं। जो इलेक्शन से आते हैं वो टेम्परेरी हैं। आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, आप परमानेंट मेंबर रहोगे। सो लिमिटेड गवर्नमेंट लिखिएगा कंसेप्ट, तो आज दोनों कंसेप्ट लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। दोनों को अलग अलग लिखिएगा, दोनों एक दूसरे में आ जाएंगे लेकिन लिखिएगा अलग अलग, हेडलाइन अलग डाल करके लिखिएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कम से कम रखना, उसको कंट्रोल करना। तो ऐसा तो फिर तो इसका मतलब वो न्यूज़पेपर वाला या जो गवर्नमेंट की आलोचना करता है वो ठीक ही करता है, क्योंकि वो लिमिटेड बनाए रखने के लिए बात करता है। नहीं, लेकिन वो भी ज्यादा हो जाएगा ना। आपको औचित और अनुचित देख करके आलोचना करनी, हर चीज की आलोचना नहीं करनी। तो लोगों को बुरा इसलिए लगता है कई बार कि वो हर चीज की आलोचना होती है, तो उनको लगता है हर ही चीज की आलोचना होती है मतलब और कोई काम ही नहीं है। मतलब तो बोलता नहीं, और दूसरा काम भी क्या है, यही होता है। हाँ, होता भी यही है, लेकिन ठीक है, अंग्रेज थे तब तक जो पत्रकार थे वो अंग्रेजों की आलोचना करते थे और हर चीज की आलोचना करते थे। लेकिन अब ये भी तो आप ही के बीच में से निकल के गए, कल से आप ही के अंकल जो है वहां पहुंच जाएंगे, तो फिर उनकी भी करोगे। आपके बीच में से भी तो जाएंगे, तो समाज के बीच में से ही निकल करके जा रहे हैं ना, इंडियन ही है। तो कुछ लोग जो है बहुत काम करते हैं, उनको गुस्सा आता है। हार्ड वर्कर जो होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कितना काम कर ले, मतलब तुमको आलोचना ही करनी है, अब और क्या कर ले भाई, तुम बता दो। आपका बॉस कभी, आप आईएएस बन जाओगे, आपका बॉस कभी खुश ना हो और आपसे बस अपेक्षा करता रहे और आपकी बुराई करता रहे और आपकी आलोचना करता रहे, तो आप उसके चैम्बर में जाने से ही बचने लग जाओगे, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। क्या पागल आदमी, आप कितना करके बताएं, ढंग से सोया नहीं है, इतने दिन से ढंग से खाया नहीं है, परिवार वालों से टाइम पे बात नहीं की है, बस लगे रहते हैं। ये जो बताते हैं सारे काम टाइम पे करके, तो ये कभी खुश ही नहीं होता है। बट लिमिटेड गवर्नमेंट तो है। सिद्धांतों के तौर पे जाएंगे तो वहां वही आएगा, संविधानवाद का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज मैंने दूसरा पहलू भी आपको बताया ताकि आप बैलेंस रहें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही फ्रस्ट्रेट ना हो जाएंगे तो फिर उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, आप अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय करो। ठीक है, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। और लिखने में भी कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखना नहीं चाहिए कि आप पागल टाइप हो गए हो, कि क्या लिखे जा रहे हो। लिखना भी वैसा नहीं है, बड़ा बैलेंस लिखना है, बहुत सोच समझ के लिखना है। तो यहाँ दूसरा टर्म ये जो संविधानवाद वाला आया है, और दूसरा जो मैं ले रहा हूं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता। यूपीएससी ने मेंस प्री सब में पूछना शुरू कर दिया है इसको, और स्पेशली ये 4th पेपर में एथिक्स में भी इसको पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और संविधानवाद, ये दो शब्दों पे अंबेडकर ने संविधान सभा की मीटिंग्स में काफी जोर दिया। इन दो शब्दों पे बहुत जोर दिया।
इन दोनों पे उन्होंने अपनी डिबेट में बार बार ये दो टर्म वो लेके आते हैं। संविधानवाद, उनको मालूम है कि संविधानवाद बना रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना रहेगा तो संविधान के प्रति श्रद्धा भी बनी रहेगी और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। दूसरा टर्म है वो बहुत जिम्मेदारी भरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। तो संवैधानिक नैतिकता कहां से निकल करके आती, कैसे निकल करके आती, क्या नैतिकता है संवैधानिक नैतिकता? तो उसमें जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, न कि रूल बाय लॉ। बताया था ना, चाइना में रूल बाय लॉ है, शी जिनपिंग जो शासन करते हैं, पुतिन जो शासन करते हैं अपनी जनता पे, वो रूल बाय लॉ कर रहे हैं क्योंकि कानून उनके पास है और उसके बदौलत वो शासन कर रहे हैं। कानून का शासन नहीं है, उसमें तो सब बराबर होते हैं, तो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, संविधानवाद, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसके अंदर ही होती है तो उसके ऊपर भी अंकुश होता है, जनता पे भी अंकुश होता है, तो दोनों पे होता है, निरंकुश नहीं होते। आर्बिट्रेरीनेस जो होती है वो चली जाती है, मनमानापन नहीं रहता, कानून ऊपर रहता है, कानून के हिसाब से काम करना पड़ता है, कानून का डर रहता है। संस्थाओं में भी कानून का डर रहता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनमें भी कानून का डर रहता है, कानून के अगेंस्ट जाकर के काम नहीं करना। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और ये जब हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वलिटी की बात करते हैं, इसमें भी रूल ऑफ लॉ ही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? कानून के सामने सब बराबर है, बात वही हो गई रूल ऑफ लॉ, क्योंकि कानून ऊपर है और कानून का शासन है, इसीलिए तो सब बराबर है। कानून के सामने सब बराबर, एक जैसी सजा होगी। अगर मान लिया जाए किसी से चाकू से किसी की मृत्यु होती है और कोई ऐसा जुलूस था या ऐसा माहौल था जहां दो लोगों के हाथों में चाकू था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत पैसा है और प्रभावशील व्यक्ति है और वो बहुत बड़ा आदमी है और उसके हाथ में चाकू था और उससे भी किसी की डेथ हो गई। और दूसरा एक आदमी है जो रिक्शा चालक है या काफी गरीब है या सफाई कर्मी है, उसके हाथ में भी चाकू था और उससे भी किसी की डेथ हो गई। तो आप देखोगे कि दोनों के साथ अब पुलिस अलग अलग तरह का व्यवहार करती है, फिर न्यायाधीश भी अलग तरह का व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे न्यायाधीश भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो हमने जब एक की शिकायत की थी, चैनल वाला था, वो बदमाश था, तो वो अपराध तो कर गया, ओवर कॉन्फिडेंट था, तो अपराध कर गया, अपराध कर दिया तो उसकी शिकायत की, तो पुलिस ने केस दर्ज किया और उसको कोर्ट में पेश किया। वो तो जज बार बार इम्प्रेस था उससे, बोल कौन से चैनल में काम करते हैं आप, कौन से, जबकि वो एक्यूज था, लेकिन बार बार उसका परिचय ले रहा था और इम्प्रेस हो रहा था उससे। तो दरअसल क्या है कि पूर्वाग्रह जो है वो, जज भी तो इसी सोसाइटी से गया ना, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन अगर आप इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे तो फिर वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। पुलिस वालों का व्यवहार भी एक जैसा होना चाहिए, जेल में भी एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, कोर्ट में भी एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। कानून के सामने सब बराबर, इसी को बोलेंगे रूल ऑफ लॉ, इसी को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स ऑल्सो, संवैधानिक नैतिकता। आ गया समझ? एक जैसा व्यवहार। लेकिन दूसरे रईस लोगों या बाकी और लोगों में और अडानी अंबानी में तो सरकार प्रेफरेंस देती है ना अडानी अंबानी को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो नहीं है गवर्नमेंट में, नहीं तो दो लोगों को इंपॉर्टेंस कैसे मिल जाता। तो यहाँ कमी किस चीज की है? इसलिए अंबेडकर की शंका बिल्कुल सही थी। फ्यूचर में यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कम होती गई और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कम होता गया तो संविधान बेकार हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भी इसी बात पे चिंतित थे, अंबेडकर भी इसी बात पे चिंतित थे कि डिपेंड करेगा संविधान चलाने वालों पर, सरकार चलाने वालों पर डिपेंड करेगा कि संविधान कितना अच्छा है और कितना बुरा है। संविधान की अलग से कोई क्वालिटी नहीं है, चलाने वालों पर निर्भर करेगा। ये तो निर्जीव है।
इसलिए इन दो शब्दों को, इन दो सिद्धांतों को याद रखिएगा। किस चीज को? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसी इन्हीं दोनों से निकल करके कई बार एक और आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करो। तो जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा था, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है कि उसमें इकोनॉमिक वर्ड नहीं था, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक जनरली जुडिशियल रिव्यू में होती है। कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है, जुडिशियल रिव्यू में करती है। तो उसकी संवैधानिकता चेक होती है, और उसी पर एक डॉक्ट्रिन निकल करके आया जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो एक और मूल्य आ गया, एक और चीज निकल करके आ गई, उसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो कौन कौन से हो गए अभी तक? फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे संविधान सभा के सदस्यों की इच्छाएं, उनका क्या बिल थी। तीसरे नंबर पे बताया हमने प्रीएम्बल, चौथे नंबर पे बताया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पांचवें नंबर पे आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और फिर आ गया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑब्लिक या और करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे खरा उतर जाएगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना करे, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो गई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, एसआर बोम्मई केस में से निकल करके आया फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म, ये भी उसका पार्ट है, सेक्युलरिज्म। तो जब हम प्रस्तावना को बहुत कुछ पढ़ते हैं तो उसमें से निकल जाता है, प्रस्तावना में से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, वो जनता की डिमांड को पूरा करता है। तो जब आप संविधान के लक्षण वगैरह लिखोगे, वो तो एक सिंपल सी चीज है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, ये होता है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, ये तो देखा जाए तो आप संविधान के जितने भाग हैं उन सबको लिख दो तो वो संविधान की विशेषता हो जाती है एक तरह से। या आप बोल देते हो कठोर और लचीला संविधान है, लिखित संविधान है, इतना बड़ा संविधान है, अच्छी बात है, आप लिखोगे, लिखना भी पड़ेगा और थोड़ी बहुत उसकी व्याख्या भी करना पड़ेगी, ठीक है, कि लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, तुलना भी करके बताओगे आप। फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ना, किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो विशेषताएं हैं वो आप वयस्क मताधिकार होता है, ये होता है, ये सारी चीजें जो आप विशेषताओं में लिखोगे वो अपनी जगह, लेकिन संविधान किन मूल्यों पर खड़ा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जिनके ऊपर वो टिका हुआ है, जिनके नहीं होने से वो फिर संविधान नहीं रहेगा, वो आपको मैंने ये अभी बताया। ऐसी 8-10 बातें जब आप लिखोगे उन्हीं में फिर निकल करके आएगा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस। हालांकि हम लोग नेचुरल जस्टिस को उस तरह से फॉलो नहीं करते जितना वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं या फिर अमेरिका करता है, लेकिन ये और फेडरल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि हम राज्यों का संघ हैं, राज्यों से बने हुए हैं, भारत जो है वो राज्यों से बना हुआ है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि इसमें अनेक भारत। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि 3 तरह के भारत हैं। पहला भारत वो है जो जिसमें लगभग 10% जनसंख्या आती है और वो यूरोपियन कंट्री जो है, बहुत रिच कंट्री, उनके बराबर।
1 लाख डॉलर के आसपास कमाने वाले लोग हैं, उनके जैसा भारत है। दूसरे नंबर का भारत है जो एक इंडोनेशिया जैसा कंट्री है, इंडोनेशिया जैसा भारत है, जहां 8 से 10 हजार रुपए डॉलर, 8 से 10 हजार डॉलर साल का कमाता है। और एक तीसरा भारत है जो सब सहारन अफ्रीका जैसा भारत है, जो 3,000 डॉलर से भी कम कमाता है। और ये जो 3,000 से कम कमाने वाला भारत है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है, इसमें लगभग 80 से 100 करोड़ लोग हैं। देश के 100 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग इसी में आते हैं। तो पहले नंबर का भारत जिसमें केवल ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोग आते हैं, 2 करोड़ लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, 4 से 5 करोड़ लोग, वो पहले नंबर का भारत। दूसरे नंबर का भारत जिसमें बीच के 30-40 करोड़ लोग आते हैं। और तीसरे नंबर का भारत जिसमें 90 करोड़ लोग आते हैं, वो सब सहारन अफ्रीका वाला भारत। और वो जो लिखने वाले थे वो एक कॉरपोरेट है। अब कॉरपोरेट को भी बड़ी चिंता है, क्योंकि कॉरपोरेट अगर कोई सामान बनाता है, प्रोडक्शन करता है, तो परचेसिंग पावर बहुत जरूरी है। और वो 90 करोड़ लोगों में परचेसिंग पावर नहीं है, उनमें क्रय क्षमता नहीं है, तो खरीद ही नहीं पाएंगे। और अगर वो जो 30-40 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग जो बीच वाले इस भारत के हैं, मध्यम भारत के, अगर उनमें से भी कुछ लोग 90 करोड़ की तरफ चले गए, 10 करोड़ और लोग, तो फिर वस्तुएं और कौन खरीदेगा? ये चिंता अंबानी को भी है, ये चिंता अडानी को भी है। तो अगले 10 सालों में या 2047 तक उनका कहना है कि जब हम 100 साल मना रहे होंगे, आजादी के 25 साल हैं अभी, तो ये जो अमृत काल है, इसमें ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो 90 करोड़ हैं दूसरे नंबर के भारत में चले जाएं। सब लोग कम से कम इंडोनेशिया वाला इंडिया तो बन ही जाए, सब सहारन अफ्रीका में कोई आदमी ना छूटे। ये 2047 का लक्ष्य होना चाहिए। अब ये कारपोरेट के विचार हैं। कारपोरेट ऐसा विचार क्यों कर रहा है? क्योंकि उसी से तो फिर वो कुछ खरीदेंगे, तो मार्केट में उसकी दुकान भी तो तभी चलेगी, उसकी फैक्ट्री में जो बनता है वो बिकेगा कहाँ? 90 करोड़ लोग तो खरीदने की स्थिति में नहीं है, तो ये चिंता है उसकी। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन चीजों में मदद कर सकता है। इसलिए आपको उन लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं फ्री बीज वगैरह की फालतू बात मत करो, ये थोड़ा शिक्षा तो देनी पड़ेगी इसको। क्योंकि अगर वो 90 करोड़ के 100 करोड़ हो गए, अगर आपने ये जो छूट दी है, छात्रवृत्ति देना शुरू किया है, रिजर्वेशन देना शुरू किया है, स्कूलों में एडमिशन देना शुरू किया है, एजुकेशन गारंटी स्कीम आई, यानी कि राइट टू एजुकेशन आया है, राइट टू फूड आया, उसकी वजह से तो 90 करोड़ जो है उसके चांसेस बनते हैं कि वो थोड़े बहुत इधर निकल करके आएंगे। उन 90 करोड़ में भी 30-40 करोड़ तो ऐसे हैं जिनका $1000 भी नहीं है, वो 3-4 हजार डॉलर भी सबका थोड़ी है। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल $1000 से भी नीचे हैं, साल के 75,000 भी नहीं कमाते, 80,000 भी नहीं कमाते। $1000 मतलब साल के 80,000 रुपए, उतना भी नहीं कमाते। तो बुरी हालत बहुत ज्यादा है, तो उसको ठीक करना जरूरी है। इसलिए आप देखोगे कि कॉरपोरेट भी ये चाहता है कि सब लोग कम से कम उस रेंज में तो आ ही जाए। भाई वॉशिंग मशीन बनाने वाला जो सोचेगा ना कि मेरी वॉशिंग मशीन तब बिकेगी जब आदमी की नौकरी लगे कम से कम, क्योंकि अनपढ़ आदमी, झुग्गी में रहने वाला, बिना नौकरी वाला आदमी तो वॉशिंग मशीन नहीं खरीदता। टेलीविजन खरीद लेगा, चलो वो उतना सस्ता भी हो गया है वो, लेकिन वॉशिंग मशीन तो नहीं खरीदेगा ना। तो वॉशिंग मशीन बनाने वाला तो यही सोचेगा कि सब लोगों की इनकम बढ़े और कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों की नौकरी लगे। तो कॉरपोरेट जो महंगी चीजें कर रहे हैं, महंगी कार बनाने वाले जो 10 लाख की कार बनाते हैं, 10 लाख की कार तो 2 लाख वाली कार बिक जाएगी, 5 लाख वाली बिक जाएगी, लेकिन 10 लाख वाली कार तो तभी बिकेगी जब लोगों की आय बढ़ेगी। तो अमीर लोगों को भी अंततः चिंता होने लगती है कि ये लोग कमाएंगे कब।
तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि ये लोग कुछ करें? बट वो यही बोल रहे थे कि किसी को रोज एक फिश लाने के बजाय, ला के देने के बजाय उसको फिशिंग सिखाओ कि फिश पकड़ते कैसे, उसको फिश पकड़ना सिखाओ। लेकिन एम्पावर करने के लिए तो वही चीज, सबसे पहले तो उसकी हेल्थ ठीक रहे, फिर उसकी एजुकेशन हो, तब जा करके तो बात बनेगी। वो भी अगली पीढ़ी में, वो भी अगली पीढ़ी में जाके बात बनेगी, इस पीढ़ी में तो होना नहीं है। तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो यही चीज तो गवर्नमेंट देती है। इसी को बोलते हैं वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, वेलफेयरिस्टिक पॉलिटिक्स, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। और डीपीएसपी इसीलिए दिए गए हैं, डीपीएसपी इसीलिए लाए गए हैं। तो समाजवादी शब्द जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है? सोशलिस्टिक, ये तो कॉर्पोरेट भी समाजवादी बात कर रहा है ना, पूंजीपति भी पूंजीवाद की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? समाजवाद की बात कर रहा है। अंततः पूंजीवाद जो है वो समाजवाद की ही बात करेगा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में जो वो उत्पादन करेगा उसकी क्रय क्षमता लोगों में नहीं होने की वजह से उसे कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो वो ज्यों के त्यों खराब होंगे, बेकार पड़े रहेंगे। कई बार उसको लगेगा कि गवर्नमेंट ऐसे खरीद ले, क्योंकि हमसे टैक्स तो लेती है, गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है, क्योंकि हमसे टैक्स लेती है। हमसे तो वो झूठ नहीं बोल सकती, गरीबों से तो झूठ बोल देती, लेकिन हमसे तो नहीं बोल सकती, क्योंकि हमसे तो टैक्स लिया है। तो फिर एक काम करो कि ये सामान हमारा खरीद लो, तुम बांट दो उनको, हमारे पास तो पैसा आ जाएगा, उससे हम अपना उत्पादन तो कर पाएंगे, उद्योग बंद तो नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हम रोजगार दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उनको हम सैलरी बांट पाएंगे। इसलिए इस गवर्नमेंट ने जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम कर दिया, 15% कर दिया, 10-15% उसने कम कर दिया कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। और करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपए की छूट दे दी, अमीरों को छूट दे दी। ठीक है, जबकि इधर फ्री बीज पे लोगों को आपत्ति है, लेकिन अमीरों को छूट दे दी वो। तो वो इसीलिए दी क्योंकि कॉर्पोरेट को छूट देना भी बहुत जरूरी है उनके हिसाब से। ठीक है, अभी ये इसमें बहुत ज्यादा जल्दी निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आता हूं अभी प्रीएम्बल में। हम चूंकि एक एक वर्ड पे आएंगे, इसलिए मैं चूंकि परिभाषा दे रहा हूं आपको और कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजें बता रहा हूं, तो ये इसलिए चीजें समझ में आई ना। तो करंट अफेयर्स की जितनी भी फ्री बीज के ऊपर टॉपिक है पढ़िए, ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में छूट देने के ऊपर कहीं आता है, पढ़िए उसको, उन सबको इन चीजों से जोड़िए। और वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट के ऊपर आता है तो भी पढ़िए। अभिजीत बनर्जी अगर कुछ बोलते हैं, नोबेल विनर, या अमर्त्य सेन अगर कुछ बोलते हैं, तो वो यही है, यही बात बोलते हैं कि इन लोगों को एम्पावर करो। बीजेपी भी बोलती है, लेकिन बोले हम एम्पावर करना चाहते हैं, हम फिशिंग सिखाना चाहते हैं, हम फिश नहीं देना चाहते, हम फिशिंग सिखाना चाहते हैं। चलो ठीक है, फिशिंग सिखाओ, लेकिन फिशिंग सिखाने के लिए भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब खास करके लिमिटेड फिश हो और बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे हो, तो जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो जो टूल्स होते हैं फिशिंग के, गियर्स एंड नेट्स बोलते हैं हम लोग उसको, गियर्स एंड नेट्स, जिसके पास बेस्ट होंगे वो अच्छे से फिशिंग कर पाएगा, स्पीड से कर पाएगा और ज्यादा कर पाएगा, तो फिर वो आगे निकल जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो हो जाएगा। तो फिशिंग में भी तो आप उसको सपोर्ट करोगे तब ना, नहीं तो वो फिशिंग कैसे कर पाएगा? गियर्स एंड नेट्स अवेलेबल नहीं कराओगे, ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं कराओगे, क्योंकि इंडिया के साथ स्कार्सिटी तो प्रॉब्लम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अमेरिका तो है नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए आप सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास आपको कलेक्टर बनने के बाद होगा। आप तमाम सपने देख लो कि आप कलेक्टर बन के ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लास्ट में जाके वहां जाके लगेगा जनसंख्या बहुत है यार, दिल्ली से कुछ आता है इतना सा आता है, भोपाल से कुछ साधन आते हैं इतने से आते हैं, इसमें क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होता इससे। सरकार इतना क्यों नहीं भेजती? फिर पता चलता है सरकार के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं, सरकार के पास इतना कुछ है नहीं। तो फिर सरकार के को लोग टैक्स क्यों नहीं देते? बहुत सारे टैक्स देने लायक भी नहीं है लोग। तो दरअसल पॉपुलेशन ज्यादा है और ज्यादा पॉपुलेशन टैक्स देने लायक नहीं है, तो उसको केवल चाहिए
सरकार से चाहिए, सरकार को कुछ दे सके ऐसी स्थिति में नहीं है, तो आपकी कलेक्टर भी डरी रह जाती है। फिर आप धीरे 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 उस सिस्टम में जीना शुरू कर देते। एक साल तक कुछ नहीं कर पाते तो फिर अगले साल काफी कुछ संतुष्टि आ जाती, रेजिस्टेंस आ जाता है, और आदमी को लगता है कि ठीक है, मतलब कर तो कुछ सकते नहीं, ठीक है अब जो हो रहा होने तो, जितना चल रहा है उतना चलने दो, जो बट रहा है उसको बट जाने दो, जैसे चल रहा है वैसा होने दो। तो फिर वो, और 8-10 साल में तो वो उसी का फिर हिमायती हो जाता है। यही तो होता है। तो फिर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना भाई, रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी, और वो सब भूल गए। वो भूल जाता है, 10 साल में भूल जाता है, कालिक जम जाती है उसमें। वो वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट अब रहने भी, तो फिर वो नहीं सुनता। 10 साल पुराना आदमी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं कुछ भी, क्योंकि वो सब भूल गया। वो तैयारी के लिए किया था उसने। तो फ्री वाला फेज और वो बाद वाला बिल्कुल अलग है। तो कई लोग तो फिर सोचते हैं जब सभी ले रहे हैं और मैं ही नहीं ले रहा हूं तो फिर मैं ही लेना शुरू कर देता हूं, वही लूटना शुरू कर देता हूं। तो न्याय का सिद्धांत छूट जाता है, जस्टिस नहीं हो पाता, किसी भी प्रकार का जस्टिस नहीं हो पाता। 3 प्रकार के जस्टिस दिए हुए हमारी प्रीएम्बल में, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस। तो हम उसकी भी बात करें। बाकी चीजें समझ में आई? हाँ, कुछ परिचय अच्छे से समझ में आया? आज बहुत सारे आपके दुविधाएं दूर हुई होंगी, मन में जो एकदम रहती हैं कुछ दूर हुआ ना। दरअसल पूरा समग्रता में पढ़ने से आता है, ऐसे टेम्परेरी हमारे यहाँ कोई एक क्लास में आया और उसी में बैठ करके वो अंदाज लगाना चाहे कि इसमें ये बताया जा रहा है, उसी से नहीं, समग्रता में बात होगी। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी तरह से तैयार हो जाने दो उसको, पूरे सारे लेक्चर हो जाने दो। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी जो लोग देखेंगे, वो लगभग ज्यादा लेक्चर देखेंगे तो क्लियर होगी पिक्चर, नहीं तो अंधे का आते ही रहेगा, नहीं आएगा समझ में, इतना आसानी से नहीं आता। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रीएम्बल से। तो आज का होमवर्क आपका रहेगा प्रीएम्बल पे। तो आज प्रीएम्बल की शुरुआत थोड़े से फैक्चुअल पार्ट से करते हैं। प्रीएम्बल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 व्यवस्थाएं दी थी। पहले वाला बेरुबारी केस है, उसमें उसने कह दिया था कि ये प्रीएम्बल संविधान का भाग ही नहीं है, इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग ही नहीं है। बाद में केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये संविधान का भाग है, हिस्सा है। और चूंकि संविधान का हिस्सा है तो अमेंडमेंट भी हो सकता है बाद में, इसलिए अमेंडमेंट भी हुआ। आपने देखा 42nd अमेंडमेंट। अभी प्रीएम्बल में एकमात्र अमेंडमेंट हुआ है, एक ही संशोधन हुआ है प्रीएम्बल। लेकिन पहले तो ये था कि संशोधन भी नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान का भाग ही नहीं है, ये संविधान से अलग है। जैसे आप कई बार किताब के ऊपर कवर चढ़ाते ना, तो कवर तो अलग होता है, किताब अलग होती। अगर कोई कहे कि ये भी किताब है, बोले नहीं ये तो कवर है, किताब तो अंदर है। तो ये किताब का कवर नहीं है प्रीएम्बल, बल्कि उसका एक तरह से फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है। इसलिए इसको क्या बोला गया? आइडेंटिटी कार्ड। और सोर्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है? यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएन में हम चार्टर बोलते हैं, यूएन चार्टर, यूएन चार्टर और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है, और उससे भी जबरदस्त है 13 दिसंबर 1946 का जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में दिया था 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था। ये तीनों सोर्स हैं किसके? हमारी प्रीएम्बल के, प्रस्तावना के। प्रस्तावना अमेंडेबल है, डेफिनेटली अमेंडेबल है।
अगर आपसे पूछे कि अमेंडेबल है, हाँ अमेंडेबल है। केशवानंद भारती केस ने बताया कि ये एक संविधान का भाग है, और चूंकि संविधान का भाग है तो इसमें इस प्रस्तावना में संशोधन संभव है। ठीक है, कुछ लोग इसको आत्मा भी बोलते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो संविधान में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रस्तावना को देख करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। डिफरेंट कॉनोटेशन, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं तो आप ऐसे में प्रस्तावना में जाकर के कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं अपना, क्योंकि ऐसी डिबेट की जब भी बात आती है, इस टाइप की चीज आती है, तो प्रस्तावना ज्यादा अच्छे से क्लियर करती है। ठीक है, और प्रस्तावना में पावर कहां से आता है, तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और पावर का सोर्स कहां है, प्रस्तावना। या संविधान को पावर किसने दिया, या प्रस्तावना को पावर किसने दिया, तो प्रस्तावना को पावर दिया, एक तरह से संविधान को पावर दिया भारत की जनता ने। ठीक है, और एक और बहुत जबरदस्त टर्म है उसके अंदर, वो है सोवरिन। सोवरिन, संप्रभुता, बहुत ज्यादा जरूरी होता है संप्रभुता। इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, संप्रभुता के ऊपर, सोवरेंटी के ऊपर। जब हम समुद्रगुप्त को पढ़ रहे थे तब सोवरेंटी सुजरेंटी दोनों पढ़ रहे थे ना, कि जो साउथ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी और उनको सुजरेन बना लिया था, सुजरेंटी। और सोवरेन कंट्री जिसमें खुद का, तो सोवरेंटी दोनों तरह की होती है, इंटरनल सोवरेंटी एंड एक्सटर्नल सोवरेंटी। इंटरनली भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमसे अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करवा सकता, और एक्सटर्नली भी कोई कुछ नहीं करवा सकता। हमारी सीमाएं भी सुरक्षित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर दो प्रकार के आरोप आते हैं, खास करके कॉमनवेल्थ के बारे में आता है कि जब देश आजाद हो गया था तो फिर कॉमनवेल्थ में रहने की क्या जरूरत थी। कॉमनवेल्थ उसको कहते थे जो गुलाम देशों का ग्रुप था, जो कभी ब्रिटेन की सत्ता में रहे, क्राउन की सत्ता में रहे, क्राउन की अधीनस्थता में रहे, डोमिनियन स्टेटस था। तो आलोचनाएं इतिहास में जाकर के जब होती हैं तो इस तरह से होती हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी की आलोचना कुछ लोगों ने की कि ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त था और ईरान से आपने अमेरिका के दबाव में दोस्ती तोड़ ली, जबकि हमको सस्ता तेल दे रहा था और रुपए के बदले में दे रहा था, हमको डॉलर देना ही नहीं पड़ता था। और उस रुपए का वो जो रुपया लेता था उससे हमारे यहाँ से ही सामान खरीद लेता था, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता था। क्योंकि रुपए का ईरान क्या करेगा, ईरान में तो रुपया चलता नहीं है। हमारी जो करेंसी वो तो भारत में चलती है, तो भारत सरकार से कुछ खरीदेगा, भारत के लोगों से कुछ खरीदेगा, भारत के व्यापारियों से, किसानों से खरीदेगा, तो भारतीयों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और तेल हमको रुपए में मिल जाएगा। रुपया तो हम छाप भी सकते हैं, सरकार के हाथ में रिजर्व बैंक छापे और रुपया पकड़ाते ईरान को, तेल आ जाएगा और उस रुपए से वो भारतीयों से कुछ खरीदेगा तो भारतीयों के पास रुपया आ जाएगा। तो देखा जाए तो हम तो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर में नहीं छाप सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इतना अच्छा मौका हमने कैसे गवा दिया, हमने वो दोस्त खो दिया। और ट्रंप ने कहा कि इसे तो सेम कंडीशन है, कॉमनवेल्थ एंड ईरान से दोस्ती तोड़ना। तो जो आरोप मोदी पे लग रहे हैं लगभग वही आरोप नेहरू पे, समझ रहे हैं ना। अब दोनों को, एक कंटेम्पररी है, एक थोड़ा सा एंशिएंट एग्जाम्पल है, लेकिन उसको समझिएगा थोड़ा सा, उसको समझिए। कॉमनवेल्थ में नेहरू ये कहते थे कि
कॉमनवेल्थ में एक तो मजबूरी तो खैर क्या है, मेरे को इंटरव्यू में बताया था उसने कि नेवी हमारे पास नहीं थी उस समय में, तो नेवी नौसेना विद्रोह के बाद नेवी थी भी नहीं, तो नेवी चूंकि नहीं थी तो हम लोग किसी न किसी एक संगठन में हमारी मैरीटाइम बाउंड्री को चूंकि प्रोटेक्ट करना था, तो इसलिए हमको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में तो रहना ही था, नहीं तो एकदम से सपोर्ट कैसे मांगेंगे। खैर वो एक अलग इशू है, हम उस पर नहीं जा रहे थे। लेकिन कॉमनवेल्थ में हम अपनी मर्जी से थे, इसलिए जब आप अपनी मर्जी से होते तो सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं होती। ठीक वैसे ही मोदी ने जब ईरान के साथ व्यापार बंद किया तब यूएस ने कहा था कि आप या तो हमारे साथ व्यापार कर लो या फिर उससे कर लो, तो हमने ग्रेटर पार्टनर को चुना, छोटे पार्टनर को छोड़ दिया। तो ये हमने छोड़ा है, हम उस समय यूएस को भी छोड़ सकते थे। यूएस का दबाव नहीं था, यूएस ने कहा हम दोनों में से एक का चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप दोनों से एक साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो हमने ईरान के साथ व्यापार बंद किया और पुराने मित्र को उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो छोटा पार्टनर है और इकोनॉमिकली हमको कम घाटा है उससे, जबकि यूएस के साथ हमारा ज्यादा व्यापार होता है। तो हम बड़े हिस्से को नहीं खोना चाहते, हमने छोटे हिस्से को खो दिया। और चूंकि ये हमने किया है इसलिए हमारी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई, हमने किसी के कहने पे नहीं किया, ये हमने किया। तो यही बात तो कॉमनवेल्थ पे है। कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करना या नहीं करना है प्रधानमंत्री के हाथ में था, तो प्रधानमंत्री ने किया, नहीं करना भी तो उसी के हाथ में था। बात समझ में आई नहीं? तब जब आपकी मर्जी से आप किसी को ज्वाइन करते हो तो उससे सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं होती, संप्रभुता का हनन नहीं होता, आपकी संप्रभुता बनी रहती है, क्योंकि आपने खुद ने किया। क्लियर? इसलिए जब कभी भी इंटरव्यू से लेके मेंस में जब कभी भी ऐसे कोई आए तो उसमें आप ये जवाब दे सकते हो, जब वो वॉलंटरीली करते हो, विलिंगली करते हो। हाँ, दबाव तब होता है जब उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था, यानी कि कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने के अलावा हमारे सामने कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, और तब हमने किया, वो सॉवरेनिटी पे असर होगा। फिर हम सॉवरेन कंट्री नहीं है। ठीक है? इसलिए बीजेपी वाले कई बार आरोप लगाते हैं कि नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने वैसा किया, नेहरू ने बहुत बाद में शपथ ली थी, या नेहरू फलाना थे, उस समय तक वो माउंटबेटन यहीं पे था, या हम लोग डोमिनियन स्टेटस में थे। ये सब फालतू बात है। माउंटबेटन को भी हम 15 अगस्त की रात को पीट पाट के भगा सकते थे लेकिन उनको हमने रोका कि आप एक्सपीरियंस शेयर करके जाइए। थोड़ा यहाँ कुछ पंगा है, अभी कुछ स्टेट जो है हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, और आप रहेंगे तो आपकी शर्म रहेगी, थोड़ा आप उसको करवा के जाइए, अच्छे से सेट करवा के जाइए। अभी वाइब्रेशंस हैं, अनस्टेबिलिटी, इस अनस्टेबिलिटी में मत जाइए। तो हम जब किसी को रोकते हैं, ठीक है, हमारे घर में कोई घुस आया और हम किसी को कहें कि नहीं आइए आइए, दोनों में अंतर है कि नहीं? और किसी को हम कहें कि तुम चले जाओ और न जाए और अंदर ही बैठा रहे वो गलत स्थिति है। बल्कि एक बोले सामान बांध ले और निकलने लग जाए और हम कहें नहीं नहीं बैठिए तो सही, रुकिए ना। ऐसे में उसको ये नहीं कहते कि ये घुसा हुआ है या जबरदस्ती बैठा हुआ, नहीं बोल सकते उसको, या आप बहुत कमजोर हैं ऐसा नहीं बोल सकते, आप इससे डरते हैं ऐसा नहीं बोल सकते। आपने बिठाया उसको तो कोई कारण है। तो ऐसे अगर अभी की सरकार की आलोचना करने लग जाए तो ढेरों जगह पे आलोचना हो जाएगी, आप कहोगे नहीं ये तो हम कर रहे हैं। तो भाई यही बात तो वो भी कर रहे थे, और चूंकि वो इतनी पुरानी बात हो गई तो वो तो अपना मत रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मौजूद ही नहीं है। नेहरू कहाँ मौजूद है अभी? नहीं तो वो बताते हैं आपको, कारण बताते कि क्यों किया गया। तो उनकी अनुपस्थिति में ये आरोप लगाना और बेकार है, क्योंकि आप भी तो यही गलतियां कर रहे हो। कोई भी बता देगा कि आपने इतना अच्छा पार्टनर खो दिया, चीन में ये इतना कुछ कर दिया। चीन के साथ हमारा व्यापार इतना बड़ा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो हमारे गांव में घुसा है, हमारे देश में घुसा है, हमारी सीमा में वो, और गांव बना रहा है, नए नए निर्माण कर रहा है। लेकिन हम उसके साथ व्यापार नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि हम बड़े फायदे को देख रहे हैं। आयात निर्यात का 98% तो हम आयात ही करते हैं, निर्यात तो 2% ही करते हैं चीन को। चीन के साथ हमारा 100 रुपए का व्यापार है तो 98 रुपए का तो हम क्या करते हैं,
आयात करते हैं, 2 रुपए का तो निर्यात करते हैं, लेकिन उसे भी हम नहीं खोना चाहते। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, बिना उसके हम लोग दवाई नहीं बना पाएंगे। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल ही वहीं से आता है। आपका वैक्सीन उसी की वजह से बन पाता है, नहीं तो वैक्सीन ही कैसे बनाओगे? चाइना के बिना वैक्सीन नहीं बन सकता। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, पूरी दुनिया इसलिए तो चाइना का विकल्प चाहती है। चाइना +1 क्यों बोलते हैं? चाइना +1, अरे कोई ऑल्टरनेट रखो, हर चीज चाइना के ऊपर है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो दुनिया का, उसका कोई न कोई एक हिस्सा चाइना बनाता है, तभी वो प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। चाइना के बिना कुछ बनता ही नहीं। तो सोवरेंटी को मैं बिल्कुल कंटेम्परेरी अभी के आर्टिकल्स से जोड़ के बता रहा हूं, न केवल प्रस्तावना में बता रहा हूं। प्रस्तावना वाली बात मैंने बता दी, कॉमनवेल्थ वाला कंप्रोमाइज, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी रोज चल रही हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं कोई नहीं घुसा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घुसा नहीं है, कुछ नहीं है, चुपचाप। जबकि पत्रकार रोज फोटो बताते हैं कि ये गांव बन गया और ये यहां बन गया, इंडिया के सिस्टम में ये यहां तक आ गया। तो फिर मानते क्यों नहीं? इसलिए नहीं मानते क्योंकि झगड़ा होगा तो व्यापार पे असर आएगा। तो अभी जो चल रहा है उस पे उसको देख लेंगे बाद में। गांव भी बस गया तो कोई बात नहीं, वो देखेंगे उसका। वो वैसे भी जंगल, वो बिल्कुल ही पहाड़ है और न्यूडेशन है, वहां कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है उसका, करना क्या है। तो उनको लगता है ठीक है, स्ट्रेटेजिक मामला है, सामरिक है, थोड़ा सा सैनिक मामला है, अभी हमको व्यापार वाली बात करनी। सोवरेंटी, तो सोवरेंटी कंप्रोमाइज हो गई क्या? हमने हथियार डाल दिए क्या चाइना के साथ? नहीं, अभी व्यापार कर रहे हैं, हथियार नहीं डाले। ट्रेड जरूरी है, प्रायोरिटी चेंज कर दी हमने। सोवरेंटी वहीं की वहीं है, संप्रभु हैं, हम ही डिसीजन लेंगे, जो भी करना हम ही लेंगे। हमने अभी ये डिसीजन लिया है कि हम सीमा को नहीं देख रहे हैं, हमने डिसीजन लिया है कि हम व्यापार को देख रहे हैं, ये हमने डिसीजन लिया है। चाइना ने मजबूर नहीं किया हमको, बल्कि हमने डिसीजन लिया। हम व्यापार को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपका छोटा भाई आपका जो है ट्राउजर काट रहा हो या नीचे से कुछ खुरापात कर रहा हो, तो चूंकि आप वहां ऊपर लटके पड़े हो और बिजली का कोई गंभीर काम कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, तो आपका ध्यान उसी में रहेगा, इसको कर लेने दो, अभी मैं बाद में देखता हूँ, अभी क्या मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगा हूं। तो प्रायोरिटी तो आपने सेट की, आप चाहो तो उसी समय उतर करके उसकी धुनाई कर सकते हो। तो क्या हम इतने पावरफुल हैं कि हमने प्रायोरिटी अभी बिजनेस को दे रखी है, ट्रेड को देख रखी है? नहीं तो सबक तो हम 2 मिनट में सिखा दें। क्या लगता है आपको? दिल से, दिमाग से, जैसे भी बोलिए। तो पावरफुल को शोभा देता है ना। तो क्षमा वीरस्य भूषण, वीरों का आभूषण है, कमजोरों का नहीं। कोई आदमी वैसे ही कमजोर हो, हालत खराब हो, कोई भी उसको टपली में मारता रहता है, बोले मैं सबको क्षमा करता रहता हूं, तो उसको क्षमा शोभा नहीं देते। क्षमा उसको शोभा देती जिसके पास गरल हो, बोलते हैं ना, विष हो। विषधर सांप जो होता है वो अगर किसी को न डसे तो उसकी कृपा है, लेकिन जिसके पास जहर ही नहीं है, पानी वाला सांप है, उसके पास थैली भी नहीं है, पॉइजन ग्लैंड ही नहीं है, वो ऐसे मुंह फेर ले तो बोले मैं डसता नहीं तुमको। तुम्हारे डसने से होगा भी क्या? इसलिए वो पानी वाला सांप बहुत चिल्लाता है, मुंह भी बहुत फाड़ता है, आवाज भी आती है, हिस्स की पूरा आपको आवाज आएगी उसकी। पानी वाला सांप आपके बहुत ज्यादा अगर फूफा करे और अगर बहुत ज्यादा ऐसे एग्रेशन दिखाए तो समझ लेना है पानी वाला है। जो नाजा है, बुंगेरस है, जो वाइपर है, क्रेत है, जिनके पास अच्छे क्वालिटी के पॉइजन है जो आपको विद इन सेकंड्स खत्म कर सकते हैं, वो बहुत शांत और बहुत शानदार और बहुत सभ्यता से रहते हैं। एग्रेस चिल्लाते नहीं हो, एक आध बार पाँव लग जाता है तो भी
छोड़ देते हैं। वो तो जब बिल्कुल ही संकट में आ जाते हैं, उनके निकलने का रास्ता नहीं होता, तब अटैक करते हैं। या गलतफहमी हो जाती है उनको कि मुझे मार रहा है, जबकि वो उसको मारना नहीं चाहता, लेकिन गलतफहमी में वो कर जाते हैं। अदरवाइज वो बहुत शांत रहता है। ठीक है, तो आपके यहाँ जो पानी में निकलता है, नाली में निकलता है, घर में घुसाता है, वो पानी वाला ज्यादा होता है। 99% पानी वाला ही होता है। उसको आप पकड़ने जाओ, फास्ट भी बहुत होता है, एग्रेशन भी बहुत होता है, और मुंह भी पूरा फाड़ता है, और होता कुछ नहीं उसके पास। ठीक है, खैर, तो सोवरेंटी, इंटरनल सोवरेंटी और एक्सटर्नल सोवरेंटी, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम प्रीएम्बल में एक एक में चलेंगे और करंट अफेयर्स तक भी लेके आएंगे उसको। चलिए आज इतना ही करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कुछ होमवर्क मिला, प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ के आइए, फिर शुरू करेंगे। ओम